14 अगस्त 2005 की सुबह एथेंस ग्रीस के आसमान में 10 किलोमीटर ऊपर एक भूतिया प्लेन मंडराता हुआ दिखाई देता है। ये एक पैसेंजर प्लेन था जिसके रेडियो कम्युनिकेशंस पूरी तरह से बंद थे और पिछले कितने ही घंटों से कोई भी रेडियो ऑपरेटर इस प्लेन से कांटेक्ट नहीं कर पाया था। एथेंस शहर पर किसी टेररिस्ट अटैक का डर होते हुए ग्रीस की मिलिट्री इस प्लेन को रोकने के लिए तुरंत अपने 2 फाइटर जेट्स को भेजती हैं। दोनों जेट पायलट्स प्लेन को हवा में इंटरसेप्ट करने के बाद प्लेन के अंदर बिल्कुल शांति और चुप्पी रिपोर्ट करते हैं। पायलट्स के मुताबिक पूरे प्लेन के अंदर सिर्फ एक इंसान के अलावा कोई भी इंसान हिल भी नहीं रहा था। सब लोग अपनी ही सीटों में बिल्कुल चुपचाप बैठे थे। कॉकपिट में पायलट्स से लेकर कैबिन क्रू और पैसेंजर्स मानो जैसे पूरे प्लेन में फ्रीज हो गए हों, सिवाय एक इंसान के जो उस वक्त कॉकपिट में मौजूद था। कुछ ही देर में ये प्लेन एक तरफ झुकता है और धीरे धीरे अपना एल्टीट्यूड खोने लगता है और देखते ही देखते कुछ ही मिनटों में एथेंस के नॉर्थ के पहाड़ों में जाके टकराता है और क्रैश हो जाता है। फ्लाइट में मौजूद 121 पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स तुरंत मारे जाते हैं। इस रेगुलर और रूटीन फ्लाइट के दौरान ऐसा क्या हुआ जिसके कारण इतने लोगों ने अपनी जान खो दी, और क्या ऐसे इंसिडेंट्स को हम फ्यूचर में होने से रोक सकते हैं? आइए जानते हैं। कल टॉक की इस वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। 14 अगस्त 2005 की सुबह 115 पैसेंजर्स और 6 क्रू मेंबर्स साइप्रस के लार्निक एयरपोर्ट से हीलियोस फ्लाइट 522 बोर्ड करते हैं। ये फ्लाइट ग्रीस एथेंस में अपना एक स्टॉप ओवर करके अपनी फाइनल डेस्टिनेशन चेक रिपब्लिक के प्राग एयरपोर्ट जा रही। दोस्तों, यही मैं आपको बता दूं कि अगस्त यूरोप में समर और पीक टूरिस्ट सीजन होता है, जिसके कारण इस फ्लाइट में मौजूद पैसेंजर्स भी मोस्टली टूरिस्ट ही थे। फ्लाइट के कैप्टन एक हाईली एक्सपीरियंस्ड पायलट थे जो कि 17,000 घंटों से ज़्यादा प्लेन उड़ा चुके थे। वहीं फर्स्ट ऑफिसर लगभग 7,500 घंटे प्लेन उड़ा चुके थे। देखा जाए तो दोनों ही पायलट्स के पास काफ़ी अच्छा खासा फ्लाइंग एक्सपीरियंस था। फ्लाइंग एक्सपीरियंस के अलावा दोनों ही पायलट्स के ट्रैक रिकॉर्ड में कुछ ऐसी बातें थी जो एयर क्रैश इन्वेस्टिगेटर्स के सामने इन्वेस्टिगेशन के दौरान आई। दोनों ही पायलट्स एक दूसरे के साथ बहुत बारी फ्लाई कर चुके थे, पर फर्स्ट ऑफिसर की कंपनी में दी गई ऑफिशियल कंप्लेंट्स के मुताबिक इस फ्लाइट का कैप्टन अपनी मनमर्जी का मालिक और अड़ियल किस्म का इंसान था। वहीं कंपनी के दूसरे पायलट्स ने फर्स्ट ऑफिसर के खिलाफ फ्लाइंग के दौरान यूज होने वाली चेकलिस्ट को ढंग से फॉलो ना करने की कंप्लेंट भी की गई थी। ये इंफॉर्मेशन इन्वेस्टिगेटर्स के लिए आने वाले समय में बहुत ही क्रूशियल हो जाती है। यही मैं आपको बता दूं कि इस फ्लाइट में यूज होने वाला एयरक्राफ्ट एक बोइंग 737-300 विमान था। 737 जो कि एयरलाइंस का फेवरेट पैसेंजर जेट है अपनी रिलायबिलिटी और कॉस्ट एफिशिएंसी के कारण। 14 अगस्त की सुबह सुबह ये प्लेन एक बिल्कुल नॉर्मल टेक ऑफ करता है। कुछ ही देर में ये प्लेन 10,000 फीट के एल्टीट्यूड पे पहुंच जाता है और एयर ट्रैफिक कंट्रोल से 34,000 फीट के क्रूजिंग एल्टीट्यूड पे पहुंचने की परमिशन मांगता है, जिसे कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल अप्रूव कर देता है और प्लेन अपनी क्लाइंब जारी रखता है। फ्लाइट में सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल चल रहा होता है और कुछ ही देर में ये प्लेन 12,000 फीट का एल्टीट्यूड टच कर जाता है कि तभी एक अलार्म साउंड करता है। ये अलार्म क्रू को कंफ्यूज कर देता है क्योंकि ये अलार्म नॉर्मली जमीन पर एक्टिवेट होता है और प्लेन के टेक ऑफ की कॉन्फ़िगरेशंस को सही ना होने का इंडिकेशन देता है। ये अलार्म 90 सेकंड तक एक्टिवेट रहता है और क्रू ये बिल्कुल फिगर नहीं कर पाता कि ये अलार्म मिड एयर क्यों एक्टिवेट हुआ, जिसे देखते हुए इस फ्लाइट के कैप्टन हीलियोस एयर के कंट्रोल सेंटर से कॉन्टैक्ट करते हैं और रिपोर्ट करते हैं कि उनका टेक ऑफ कॉन्फ़िगरेशन वार्निंग अलार्म एक्टिव है। इसके साथ साथ कैप्टन कंट्रोलर से ये भी पूछते हैं कि प्लेन की वेंटिलेशन कूलिंग फैन लाइट्स भी ऑफ हैं, जिसके रिप्लाई में कंट्रोलर बताता है कि ये लाइट्स ऑफ ही होनी चाहिए और इसका सर्किट ब्रेकर कैप्टन की सीट के पीछे मौजूद है। वहीं ग्राउंड पर मौजूद हीलियोस फ्लाइट इंजीनियर्स कैप्टन से पूछते हैं कि करंट सिचुएशन में वो लाइट्स क्या ऑन हैं या ऑफ हैं, जिसके रिप्लाई में कैप्टन बताते हैं कि वो ऑफ नहीं है। फ्लाइट इंजीनियर के मुताबिक इन लाइट्स के ऑन होने का कोई सेंस नहीं बनता था कि तभी इस इंजीनियर के दिमाग में एक बात खनकती है। यही मैं आपको बता दूं, ये वही इंजीनियर है जिसने इस फ्लाइट के टेक ऑफ से पहले इस फ्लाइट के प्रेशराइजेशन सिस्टम को टेस्ट किया था। दोस्तों, प्रेशराइजेशन सिस्टम के इंस्ट्रूमेंट्स बहुत ही क्लोज लोकेटेड होते हैं उन इंस्ट्रूमेंट्स के जो कैप्टन अपनी प्रॉब्लम्स में इंडिकेट कर रहा था। ग्राउंड पर मौजूद एयरक्राफ्ट इंजीनियर कैप्टन से पूछता है कि क्या प्रेशराइजेशन मोड सेलेक्टर ऑटो पर है। सिचुएशन को और कंफ्यूजिंग करते हुए कैप्टन रिप्लाई में इस सवाल का जवाब ना देते हुए
कंट्रोलर से फिर से वही सवाल पूछते हैं कि सर्किट ब्रेकर्स कहाँ मौजूद हैं, जिसके जवाब में कंट्रोलर फिर से कैप्टन को कहता है कि वो कैप्टन की सीट के बिल्कुल पीछे ही मौजूद हैं। इस कॉन्वर्सेशन के दौरान ही पैसेंजर्स के ऑक्सीजन मास्क भी ड्रॉप हो जाते हैं और थोड़ी ही देर बाद ग्राउंड पर मौजूद हीलियोस के एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स जब फ्लाइट क्रू से कांटेक्ट की कोशिश करते हैं तो दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आता। इस वक्त ये एयरक्राफ्ट 34,000 फीट के एल्टीट्यूड पर क्रूज करता चला जाता है। हीलियोस एयर के ऑपरेटर्स तुरंत निकोसिया एयरपोर्ट से कांटेक्ट करते हैं और उन्हें सिचुएशन के बारे में बताते हैं, जिसके बाद निकोसिया एयर ट्रैफिक कंट्रोल के कंट्रोलर लगभग 4 मिनट तक हीलियोस फ्लाइट से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, बट उनकी सारी कोशिश नाकामयाब रहती हैं और उन्हें फ्लाइट से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। जिसके बाद कंट्रोलर उसी एयर स्पेस में मौजूद दूसरे हवाई जहाज से हीलियोस फ्लाइट से कांटेक्ट सेटअप करने के लिए कहते हैं, बट उस दूसरे हवाई जहाज को भी कोई सक्सेस नहीं मिलता। कुछ ही देर में ये एयरक्राफ्ट ग्रीक एयर स्पेस एंटर करता है बिना ग्रीक अथॉरिटीज को नोटिफाई किए। प्लेन अपना फ्लाइट पैथ फॉलो करता चला जाता है। यहीं मैं आपको बता दूं कि निकोसिया एयर ट्रैफिक कंट्रोलर इस प्लेन से दोबारा इमरजेंसी फ्रीक्वेंसी पर भी कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, बट उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। जिसके बाद निकोसिया एयर ट्रैफिक कंट्रोलर एथेंस के एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को इस प्लेन के बारे में बताता है और पूछता है कि क्या इस प्लेन ने आपको कांटेक्ट किया, जिसके रिप्लाई में एथेंस एयर ट्रैफिक कंट्रोलर बताता है कि इस प्लेन ने उन्हें ग्रीक एयर स्पेस एंटर करने से पहले और बाद में अब तक कोई कांटेक्ट नहीं किया। एथेंस एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को लगता है कि शायद प्लेन में कहीं रेडियो ट्रांसमिशन की कोई प्रॉब्लम होगी, जिसे देखते हुए वो प्लेन को डिसेंट क्लियरेंस दे देते हैं, बट दोबारा इस प्लेन से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। इस दौरान और बाद में इस प्लेन से कांटेक्ट करने की एयर ट्रैफिक कंट्रोलर लगभग 20 से भी ज़्यादा कोशिश करते हैं इमरजेंसी फ्रीक्वेंसीज के द्वारा और बाकी प्लेन्स के थ्रू, पर हीलियोस फ्लाइट एक घोस्ट की तरह आसमान में डेड साइलेंट उड़ती रहती है। लगभग 7:15 बजे एथेंस एयर ट्रैफिक कंट्रोल ग्रीक एयरफोर्स से कांटेक्ट करते हैं और उन्हें सिचुएशन के बारे में बताते हैं, जिसे देखते हुए ग्रीक एयरफोर्स तुरंत 2 F-16 फाइटर जेट्स इस प्लेन को इंटरसेप्ट करने के लिए भेजते हैं। इस दौरान प्लेन अपने ऑटो पायलट पे फ्लाइट पाथ को फॉलो करता हुआ एथेंस एयरपोर्ट तक पहुंच जाता है और 34,000 फीट के एल्टीट्यूड पर अपने होल्डिंग पैटर्न में फ्लाई करने लग जाता है। लगभग 8:15 बजे F-16 पायलट्स इस प्लेन को इंटरसेप्ट कर लेते हैं और रिपोर्ट करते हैं कि कैप्टन की सीट पर कोई नहीं बैठा और फर्स्ट ऑफिसर की सीट पर बैठा इंसान मानो कंट्रोल्स के ऊपर सो रहा है और बेहोश है। इन फाइटर पायलट्स के मुताबिक प्लेन के अंदर बैठे पैसेंजर्स भी बिल्कुल मोशनलेस बैठे थे और उनके ऑक्सीजन मास्क ड्रॉप हो चुके थे। बहुत देर तक ऑब्जर्व करने के बाद जब ये प्लेन अपने 10th होल्डिंग पैटर्न में था, F-16 पायलट्स को एक इंसान जो कि ब्लू शर्ट में मौजूद था कैप्टन की सीट पर आके बैठता हुआ दिखाई देता है। कुछ ही सेकंड्स में प्लेन के लेफ्ट इंजन में एक ब्लास्ट होता है और उसमें से आग निकलती हुई दिखाई देती है और प्लेन लेफ्ट की तरफ बेंड होकर के ज़मीन की तरफ बढ़ना शुरू हो जाता है। F-16 पायलट्स प्लेन को फॉलो करते रहते हैं और कुछ ही मिनटों में ये प्लेन एथेंस के नॉर्थ में मौजूद माउंटेन्स में जाके क्रैश हो जाता है। क्रैश इतना भयानक होता है कि सारे प्लेन के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और तुरंत प्लेन में मौजूद 115 पैसेंजर्स और 6 क्रू मेंबर्स मारे जाते हैं। क्रैश होते ही अथॉरिटीज़ तुरंत एक्शन में आती हैं और इस क्रैश के होने का कारण जानने में लग जाती हैं और इन्वेस्टिगेशन के दौरान अथॉरिटीज़ को एक बहुत ही दिलचस्प इंफॉर्मेशन मिलती है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान इन्वेस्टिगेटर्स को पता लगता है कि पिछले साल अराउंड क्रिसमस इस प्लेन के अंदर एक बहुत ही मेजर डीकम्प्रेशन प्रॉब्लम हुई थी, जब ये प्लेन 35,000 फीट के एल्टीट्यूड पर क्रूज कर रहा था, जिसे देखते हुए क्रू ने एक इमरजेंसी डिसेंट किया 10,000 फीट के एल्टीट्यूड पे, जहां की हवा ब्रीदेबल थी, जिसके कारण इस एयरक्राफ्ट का एक फुल इंस्पेक्शन किया गया, जिस दौरान इस एयरक्राफ्ट का आफ्ट राइट हैंड सर्विस डोर एडजस्ट किया गया। जिसके बाद इस एयरक्राफ्ट इंजीनियर ने इस एयरक्राफ्ट को प्रेशर टेस्ट किया और पाया कि ये एयरक्राफ्ट सेफ टू फ्लाई है। महीनों बाद एयरक्राफ्ट से एग्जैक्टली एक दिन पहले इस सेम एयरक्राफ्ट में दोबारा एक प्रेशराइजेशन इशू आया, जिसमें वही सेम आफ्ट सर्विस डोर इन्वॉल्व था। क्रैश से पहले की फ्लाइट के कैबिन क्रू के मुताबिक आफ्ट सर्विस डोर ड्यूरिंग द फ्लाइट फ्रीज हो जाता है और लाउड बैंग्स की नॉइज सुनाई देती है ड्यूरिंग फ्लाइट। कैबिन क्रू आफ्ट सर्विस डोर में प्रॉब्लम्स को फ्लाइट सेफ्टी लॉग में नोट करते हैं और लिखते हैं कि आफ्ट सर्विस डोर रिक्वायर्स मेंटेनेंस।
जिसके चलते प्लेन की लास्ट फ्लाइट से पहले इस प्लेन में एक प्रेशराइजेशन टेस्ट किया जाता है, जिसके लिए एयरक्राफ्ट इंजीनियर प्रेशराइजेशन मोड सेलेक्टर को मैनुअल पे टर्न कर देता है। फ्लाइट क्रैश इन्वेस्टिगेटर्स के मुताबिक जब इस इंजीनियर ने अपनी टेस्टिंग कंप्लीट करी तो उसने इस मोड सेलेक्टर को वापस ऑटो में पोजीशन करना भूल गया। दोस्तों, यही मैं आपको बता दूं कि आमतौर पर चाहे हवाई जहाज 34,000 फीट के एल्टीट्यूड पर फ्लाई करता हो, पर एक प्लेन के अंदर का एयर प्रेशर हमेशा ग्राउंड लेवल पर ही सेट किया जाता है। और जब प्रेशराइजेशन मोड सेलेक्टर को मैनुअल पर सेट किया गया हो तो ये ऑटो प्रेशराइजेशन फेल हो जाती है और प्लेन के अंदर का एयर प्रेशर बाहर के एयर प्रेशर से सेम लेवल पे आ जाता है। और अगर ह्यूमंस को इस लो एयर प्रेशर एनवायरनमेंट को फेस करना पड़े तो उन्हें हाइपोक्सिया नाम की मेंटल कंडीशन के थ्रू जाना पड़ सकता है। हाइपोक्सिया जिसका मतलब होता है हाइपोऑक्सिया, यानी बॉडी के टिश्यूज में लो ऑक्सीजन की मात्रा। और जब भी किसी इंसान को हाइपोक्सिया से फेस करना पड़े तो उसका सबसे पहला असर इंसान के दिमाग पर आता है। हाइपोक्सिया कंडीशन की शुरुआत में कोई भी इंसान सबसे पहले कंफ्यूजन की स्टेट से गुजरता है, जो बढ़ते हुए प्रॉब्लम्स कॉन्सेंट्रेट करते हुए और धीरे धीरे इंसान अनकॉन्शियस हो जाता है और जिसकी एंड में मौत भी हो सकती है। हीलियोस फ्लाइट 522 में प्रेशराइजेशन सिस्टम को मैनुअल पे छोड़ देना एक टेक्नीशियन की गलती तो थी, बट उस गलती से सभी इंसानों की जान जाए ऐसा पॉसिबल नहीं था। ऐसा इसलिए क्योंकि कोई भी पायलट टेक ऑफ से पहले अपनी प्री फ्लाइट चेकलिस्ट के थ्रू जाता है और इस चेकलिस्ट के अंदर कैबिन प्रेशराइजेशन सिस्टम को भी चेक करना एक बहुत ही ज़रूरी टास्क है। किसी भी पायलट का अपनी प्री फ्लाइट चेकलिस्ट के थ्रू ना जाना बहुत ही जानलेवा और बाकी पैसेंजर्स के लिए खतरनाक चीज़ साबित हो सकती है। यही मैं आपको बता दूं कि इन पायलट से सिर्फ एक बार ही ऐसी गलती नहीं हुई। ये चेकलिस्ट टेक ऑफ से पहले 3 बार चेक की जाती है। पायलट्स इस चेकलिस्ट के थ्रू अपने टैक्सीवे के दौरान और टेक ऑफ के तुरंत बाद फिर से जाते हैं। इसका मतलब है कि पायलट्स के पास इस चेकलिस्ट के थ्रू जाने की 3 अपॉर्चुनिटीज थी और जो प्रेशराइजेशन मोड सिलेक्टर मैनुअल पे था उसे ऑटोमेटिक पे भी किया जा सकता था। इस प्लेन के कैप्टन और को पायलट दोनों ने इस तीनों अपॉर्चुनिटीज को मिस कर दिया। इसके अलावा इन पायलट्स के पास में इस हादसे को रोकने का एक और मौका था जब कैबिन के प्रेशराइजेशन सिस्टम का अलार्म साउंड किया। पायलट्स इसके बाद में एक और गलती करते हैं। जब कैबिन प्रेशराइजेशन अलार्म साउंड करता है, पायलट्स इस अलार्म को टेक ऑफ कॉन्फ़िगरेशन अलार्म से कंफ्यूज कर लेते हैं। इन्वेस्टिगेटर्स के मुताबिक इन पायलट्स के पास में एक और मौका था इस क्रैश को होने से रोकने का। जब कैबिन में पैसेंजर्स के ऑक्सीजन मास्क डिप्लॉय हुए तब कॉकपिट में उसको इंडिकेट करने के लिए एक लाइट भी जगी, पर इन्वेस्टिगेटर्स के मुताबिक शायद उस वक्त तक पायलट्स को हाइपोक्सिया के इनिशियल स्टेजेस स्टार्ट हो गई थी। एंड में इस एयर क्रैश इन्वेस्टिगेटर्स के मुताबिक जैसा कि हर क्रैश में होता है, इस क्रैश में एक रीजन नहीं बल्कि एक चेन ऑफ इवेंट्स के कारण ये क्रैश हुआ। अल्टीमेटली इन्वेस्टिगेटर्स के मुताबिक वार्निंग अलार्म्स के कारण पैदा हुआ पायलट्स के दिमाग में स्ट्रेस, पुअर क्रू रिसोर्स मैनेजमेंट, हाइपोक्सिया के कारण सोचने की क्षमता में कमी होना और वार्निंग्स को सही तरीके से डिटेक्ट ना कर पाना पायलट्स को एक ऐसे रास्ते पर ले गया जहां से वापस मुड़ के आ पाना उनके लिए इम्पॉसिबल हो गया। हाइपोक्सिया के कारण पायलट्स ये कभी समझ ही नहीं पाए कि ये उनके साथ में जो हो रहा है वो प्रेशराइजेशन के कारण हुई दिक्कत है। हीलियोस ग्राउंड क्रू से कांटेक्ट करने के एग्जैक्टली 6 मिनट के बाद जब ये प्लेन 28,000 फीट का एल्टीट्यूड क्रॉस कर देता है, इस प्लेन से कांटेक्ट बिल्कुल बंद हो जाता है। प्लेन अपना एल्टीट्यूड गेन करता रहता है और प्लेन के अंदर का प्रेशर ड्रॉप करता जाता है और देखते ही देखते इस प्लेन के सभी पैसेंजर्स और क्रू मेंबर एक डीप स्लीप में चले जाते हैं। अंत में सवाल ये रह जाता है कि वो मिस्ट्री पर्सन कौन था जिसे F-16 पायलट्स ने कॉकपिट में बैठे हुए देखा। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर के डेटा के मुताबिक फ्लाइट का एक कैबिन क्रू इस क्रैश से आधे घंटे पहले अपनी कॉन्शियसनेस गेन कर लेता है और पोर्टेबल ऑक्सीजन बॉटल की मदद से कॉकपिट तक पहुंच जाता है। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर की मदद से पता चलता है कि ये कैबिन क्रू एंड्रियास नाम का शख्स था। एंड्रियास जो कि कैबिन क्रू था जिसके पास में एक कमर्शियल पायलट का भी लाइसेंस था, पर बदकिस्मती से एंड्रियास सिर्फ छोटे प्लेन उड़ाने के लिए ही क्वालिफाइड था। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर के मुताबिक एंड्रियास ने बहुत सारी मेडे कॉल्स भी करी, बट शायद हाइपोक्सिया के कारण वो ट्रांसमिट बटन ही दबाना भूल गया। इन्वेस्टिगेटर्स के मुताबिक अगर एंड्रियास इस प्लेन को लैंड करने में पॉसिबल भी हो जाता
तो भी हाइपॉक्सिया की स्टेट में इतने लंबे समय तक रहने के बाद शायद ही कोई पैसेंजर जिंदा बच पाता, क्योंकि अगर किसी भी इंसान को हाइपॉक्सिया की स्टेट में 2 से ढाई घंटे से ज़्यादा समय हो जाए तो उसका ब्रेन डैमेज को इरिवर्सिबल माना जाता है। अंत में शायद ये कहना सही रहेगा कि ये प्लेन अपनी बर्बादी की तरफ उसी वक्त चल पड़ा था जब पायलट्स अनकॉन्शियस हुए। क्रैश के बाद एयरलाइंस कंपनीज के द्वारा ऐसा क्रैश दोबारा ना हो, इसलिए अपनी एयरलाइंस के पायलट्स और क्रू रिसोर्स मैनेजमेंट की ट्रेनिंग पर एक खासा ध्यान देना स्टार्ट किया गया। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आप ऐसी और किसी टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो ज़रूर हमें लिखें। कल टॉक की इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।